आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जरा तस्करा करते हैं पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान ने पीटीआई के हवाले से जो फैसला आया था इंटर पार्टी इलेक्शंस के हवाले से, उसको चैलेंज करने का फैसला कर दिया है और इस्लामाबाद इनफैक्ट पेशावर हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच में यह फैसला चैलेंज किया जाएगा। इसके अलावा बहुत बड़ी तादाद में कागजात नामजदगियां जमा भी हो रही हैं और इसमें एतराज़ात भी उठाए जा रहे हैं। ये एतराज़ात भी बड़े इंटरेस्टिंग होते दिखाई दे रहे हैं। और एक और बड़ी आज की जो हाईलाइट है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से कि नईम बुखारी साहब, जो कि तहरीक इंसाफ के साथ उनका एक देरीना ताल्लुक है, खान साहब के एक देरीना दोस्त समझे जाते हैं, एक ज़बरदस्त कानूनदान है, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में बहुत सी गुफ्तगू की है और वो शायद कुछ लोगों को गिरा गुजरे, इनफैक्ट पीटीआई के वो कुछ दोस्तों को वो पसंद ना आया और नून लीग के दोस्तों को भी यकीन तौर पर वो गुफ्तगू ज़्यादा पसंद नहीं आएगी। लेकिन कुछ हकायक हैं, कुछ मामला हैं जो उन्होंने उठाया, उसको बर्बाद करें। हमारे साथ ज्वाइन करें कानूनदान जनाब नासिर अजीम साहब। उनसे जानेंगे कि एज ऑफ नाउ जो इलेक्शंस का जो माहौल है इसमें क्या कुछ हो रहा है। ये पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शंस के हवाले से जो फैसला आया, क्या वो मेंटेन रहेगा या उसको चैलेंज किया जा सकता है? नासिर साहब अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम। नासिर साहब, पहले तो ये बताएं कि जो पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शंस हुए, उस इंटर पार्टी इलेक्शंस के तहत क्या नजर आ रहा है कि क्या तहरीक इंसाफ इस इंटर पार्टी इलेक्शंस में अपने फैसले को संभाल पाएगी? पेशावर हाईकोर्ट का फैसला मेंटेन रहेगा या इलेक्शन कमीशन डिविजनल बेंच से इसमें कोई तब्दीली करवा सकती है? इसमें मुनीर साहब, ऐसा है कि जब इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया, इंटर पार्टी इलेक्शन को कलअदम कर दिया और अकबर एस बाबर की ये दरख्वास्त थी और फिर पार्टी निशान का चले जाना और फिर पार्टी निशान का भी वहीं से वापस आना, जो कि कह लें कि एक टेम्परेरी मुझे लगता है। और जहां तक इंटर पार्टी इलेक्शन के कह रहे हैं कि ये मेंटेन होगा कि नहीं, पेशावर हाई कोर्ट की आप बात करते हैं, मामला सब जुड़े है कि कोर्ट्स ने ही डिसाइड करना है कि होगा क्या। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू लॉ देखा जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रूल्स और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉज बाय लॉज को देखा जाए, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है पार्टी का, उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो ये इलेक्शन कवानीन के मुताबिक नहीं हुए और इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कर दिया था अकबर एस बाबर की दरख्वास्त पर। लेकिन जहां तक बात अब करते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है, तो मैं समझता हूं अगर अकॉर्डिंग टू लॉ देखा जाए तो मेरा ख्याल। लेकिन नासिर साहब, अगर जो लॉ है, देखिए एक तो वो है ना लॉ, जब हम बात करें तो एक तो पार्टी लॉ है, हम पार्टी का आइन की बात करें, इसमें पाकिस्तान का जो लॉ है उसको उसकी खिलाफ वर्जी नहीं है। जो पार्टी आइन है, अगर उसमें कहीं कोई चीज फॉलो या नहीं हुई तो उसका तरीकेकार को मुख्तलिफ हो सकता है, इसके ऊपर बात की जा सकती है। देखिए, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइन है, एक पाकिस्तान का आइन है। जो पाकिस्तान का आयन है वो तो आएगी बात बाद में, क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं कायदा ज़ाबित जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कॉन्स्टिट्यूशन या आयन जो बना हुआ है, उस आयन के मुताबिक जब आयन बनता है तो आयन को जमा करवाया जाता है इलेक्शन कमीशन, उसके मुताबिक पार्टी वगैरह रजिस्टर्ड होती है, जिसे मेमोरेंडम वगैरह कहा जाता है और इसके मुताबिक ही पार्टी को चलाया जाता है। जब आयन में तरमीम की जाती है, बिलफर्ज पार्टी के आयन को तरमीम कर दिया जाता है, तो फिर अब वो भी उसकी सबमिशन होती है इलेक्शन कमीशन में, वो रिकॉर्ड का हिस्सा होता है। लेकिन नासिर, एक चीज और भी है ना, अगर आप साइफर केस की हियरिंग को सुने, उसमें जो रिमार्क्स है या फिर इस केस में जो पेशावर हाईकोर्ट के रिमार्क्स है, उसमें जो मौजूद चीफ जस्टिस साहिबान थे या जो मौजूद जजेस साहिबान थे, उनका यही कहना था कि हम पाकिस्तान में इलेक्टोरल प्रोसेस को कंटिन्यू रखना चाहते हैं और हम नहीं चाहते कि एक जमहूरी माशरे में ऐसा कुछ हो जाए जहां पे एक जमहूरी कुव्वत को नुकसान हो। तो ये कहीं ना कहीं ये भी तो एक फैक्टर है कि इलेक्शंस करीब है, शायद इलेक्शंस करीब ना होते और फिर ये सूरत हाल होती तो नताइज मुख्तलिफ हो सकते थे। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जहां तक आप साइफर की जिक्र कर रहे हैं, जो रिमार्क्स का जिक्र कर रहे हैं, सर वो दुरुस्त बात है कि इलेक्शन करीब है, नहीं कोई भी दावा चाहता कि ये मामला डिले हो और इलेक्शन डिले हो जाए, 8 फरवरी से आगे जाए। लेकिन जहां तक बात आप लॉ की करते हैं, अगर इंटर पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं हुए तो कौन सा काम? लेकिन ये फिर एएनपी के ऊपर भी बात आ रही है। एज ऑफ नाउ अगर आप देखें तो एएनपी भी इस हवाले से गिला कर रही है कि उनको भी बैलेंसिंग एक्ट के तहत इसकी जद में लाया जा रहा है। फिर दीगर पार्टीज के जो इंटर पार्टी इलेक्शंस है उनके ऊपर भी सवालात तो है ना। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में इंटर पार्टी इलेक्शंस आकर कैसे किए जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर देखें एएनपी के मामलात या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मामलात भी, इंट्रा पार्टी इलेक्शन अगर अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं हुए और उसको कोई चैलेंज करने वाला है
जैसे अकबर एस बाबर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ चैलेंज किया, तो जब चैलेंज कर दिया जाएगा तो जरूर उसकी प्रोसीडिंग होती है, प्रोसीडिंग में फिर डिले भी होता है। ऐसा मुमकिन है नासिर साहब कि अदालत इस ऑर्डर को इलेक्शंस तक मेंटेन कर दे और इलेक्शंस के बाद पीटीआई को एक बार फिर से इलेक्शंस कराने का, इंटर पार्टी इलेक्शंस कराने का कहा जाए? ये भी मुमकिन है, हो सकता है कि इलेक्शन तक इस मामले को होल्ड कर दिया जाए और उसके बाद ये भी कहा जा सकता है कि जैसे ही जनरल इलेक्शन खत्म होते हैं तो अपनी पार्टी का जो इंटर पार्टी इलेक्शन है उसको फिल फॉर जो है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करवाया जाए, और मेरा ख्याल है ये भी हो सकता है। नासिर साहब, एक चीज और, इलेक्शन कमीशन के इस पूरे मामले में अगर आप किरदार को देखें, इसको दो अंदाज से देखा जा रहा है। एक तो यकीन तौर पे तबका हुआ है जो ये समझता है कि इलेक्शन कमीशन बायस्ड है और इस वक्त तमाम तर तोपों का रुख तहरीक इंसाफ की तरफ है और जो कुछ फैसला किया जा रहा है वो उजलत में किया जा रहा है। दूसरी जानिब एक थॉट ऑफ स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि जो कुछ हो रहा है वो आईनी है और आइन के मुताबिक हो रहा है, तो इसमें देरी या जल्दबाजी की कोई बात नहीं होती। आपको लगता है कि इसमें किसी किस्म की इलेक्शन कमीशन की तरफ से जल्दी दिखाई जा रही है या बायसनेस नजर आ रही है? देखिए, जहां तक बात आप इलेक्शन कमीशन के बायसनेस की करें तो ऐसी कोई बात है नहीं, मुझे जहां तक नजर आता है। आपको याद होगा कि जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चाहा तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ हो गया है, क्योंकि जब इनके हक में फैसला आए तो ये कहते हैं हमारे हक में हो गया है। इसी तरह मुख्तलिफ पार्टियों के भी रुझान देखने को मिले, जब उनके खिलाफ फैसला आता है तो वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो हमारे खिलाफ जा रहा है। इसी तरह मैं समझता हूँ कि ये जो फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला है ये तो अकॉर्डिंग टू लॉ आया, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन को मैंने भी अपने हाथ से कई बार देखा हुआ है और इसको पढ़कर पार्टी को सुस्त भी किसी दौर में किया है। तो मैं समझता हूं कि जब आप पार्टी के इलेक्शन को नॉमिनेशन नहीं लेते, आप पार्टी का बाकायदा प्रोसीजर जारी नहीं करते, आप डेट शेड्यूल जारी नहीं करते, तो फिर कैसे इलेक्शन हो गए? अच्छा नासिर, ये ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। जरा बात करते हैं इंटर पार्टी इलेक्शंस के बाद जो पाकिस्तान में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, इसमें कागजात नामजदगी बड़ी तादाद में फाइल हुए हैं। बहुत से इस वक्त मामला सामने आ रहे हैं कि एतराजात हैं, बहुत से के ऊपर फैसला महफूज कर लिया गया। खुद बिलावल साहब के हवाले से एक शहरी की दरख्वास्त हुई, उसके ऊपर बिलावल साहब जवाब दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ के बिस्तर रहनुमा मुराद सईद साहब ने भी जो फैसला था उसको चैलेंज किया, उनको भी उनके हवाले से भी मामला थे। ये जो सारी दरख्वास्तें हैं, आपको लगता है कि ऑन टाइम हो जाएंगी कंप्लीट? क्योंकि बड़ी तादाद में ये रिजर्वेशन आ रही है, इनफैक्ट बड़े पैमाने पर आ रही हैं। देखिए, जो मामलात होते हैं, आप तो समझे कि नॉमिनेशंस के हवाले से, तो जब जितनी तादाद में नॉमिनेशंस आते हैं उतनी ही तादाद में आरओज और डीआरओज को तैनात किया जाता है और इसे रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर कहा जाता है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन भी बैठा होता है सारे मामलात को देखने के लिए। तो जहां तक बात आप करते हैं कि तादाद ज्यादा है और एलिगेशंस की तादाद भी ज्यादा है, तो मैं समझता हूं कि जितनी भी एलिगेशंस हैं, हर शहरी का राइट है कि वो किसी के खिलाफ भी जाकर एलिगेशन उठा सकता है, वो कोर्ट में जा सकता है, आरओ के पास पेश हो सकता है, डीआरओ के पास हो सकता है। तो अगर नॉमिनेशन ज्यादा होंगी, अगर तादाद ज्यादा होगी, तो फिर ये आरओ भी उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन तैनात करता है और उनको फैसले वक्त पे करने होंगे, क्योंकि वक्त पर फैसले होंगे तो 8 फरवरी को ये सारा मामला हो सकेगा। और ऐसा ही होता है, इलेक्शन कमीशन ने पहले ये चीजें तय कर रखी होंगी कि कौन आरओ किस एरिया को सुनेगा और कौन सा डीआरओ किसकी अपीलेट फॉरम होगा। तो ये इलेक्शन कमीशन का एक उनकी रूटीन का मैटर होता है, हर 4-5 साल बाद जो दोहराते हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये डिले होगा और होना भी नहीं चाहिए। और अगर कोई शख्स इस फैसले से नाखुश हो तो उसके पास एट द एंड हाई कोर्ट्स या दीगर कोर्ट्स का ऑप्शन मौजूद रहता है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, आरओ के बाद डीआरओ होता है और आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, आप इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान भी जा सकते हैं। तो आपके और एन मुमकिन है ना कि कोई शख्स को आरओ डीआरओ डिस्क्वालीफाई कर दे, लेकिन वो कोर्ट से जाके स्टे ऑर्डर लेके इलेक्शन लड़ ले और फिर उसी इलेक्शंस के ऊपर 2 या 3 साल तक वहां पर अपने मुकदमा को संभालता रहे और पार्टी टिकट के साथ अपनी सीट को भी एंजॉय करता रहे। ये देखिए ना मुनीर साहब, हालात और वाकयात पे डिपेंड करता है कि अगर पाकिस्तान में इस तरह की मिसालें तो है ना नासिर साहब? जी, ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है। कुछ सीट्स तो ऐसी देखी गई जो 4-4 साल से पर चली लास्ट टेन्योर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वो मुल्तान वाले जो एमपीए साहब थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद में नईम नाम है उनका और बाद में नून लीग में चले गए थे, तो उनकी सीट पे भी स्टे हुआ रहा और शाह महमूद कुरैशी साहब ने स्टे लिया था। तो इस तरह की मिसालें बहुत सारी मौजूद हैं। हाँ, इलेक्शन हो सकते हैं, स्टे लिया जा सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है ना, डॉक्यूमेंट्स पे डिपेंड करता है, हालात पे डिपेंड करता है, मामलात क्या है, कानून क्या कहता है। और फिर कोर्ट्स के पास तो डिस्क्रिप्शन होती है कि किसी को भी स्टे ग्रांट किया जा सकता है अगर उन्हें लॉ इजाजत देता है। अच्छा नासिर, आखिरी में नईम बुखारी साहब का एक इंटरव्यू हुआ, उसमें उन्होंने बहुत से सवालात किए। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बताया कि
पीटीआई के हवाले से जब मामला तय किए जा रहे थे और उस वक्त क्रिटिकल पॉइंट्स पे उनकी जो राय थी वो उसको नहीं इंडोर्स किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि जब नेशनल असेंबली से इस्तीफे की बात थी तो वो उसके हक में नहीं थे। उन्होंने ये भी कहा जब पंजाब और केपी के असेंबली को तहलील करने की बात हुई तो वो उसके हक में नहीं थे। उन्होंने बाबर अवान और फवाद चौधरी साहब के हवाले से भी अपनी राय का इजहार किया और उन्होंने कहा कि शायद उनकी मौजूदगी ने उससे की वजह से पार्टी के कुछ डिसीजंस उस अंदाज में नहीं हुए जिस अंदाज से होने चाहिए। उन्होंने अल कादिर ट्रस्ट केस जिसपे पीटीआई का एक बड़ा क्लियर मौकफ है उसके ट्रस्टीज की तब्दीली के हवाले से भी अपने मौकफ का इजहार किया और उसको भी गलत करार दिया। उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान से आए हुए जो तोहफा था जिसको आज तोशाखाना केस में चैलेंज किया जा रहा है उस तोहफे को बेचकर सड़क बनाने को भी चैलेंज किया। राना सनाउल्लाह साहब की गिरफ्तारी के पीछे के मामलात के हवाले से भी गुफ्तगू की और मियां साहब के पानामा केस के रीओपन हो जाने के हवाले से भी एक पेशन गोई की। आपको लगता है ये इंटरव्यू में इतना सब्सटेंस है कि वो तहरीक इंसाफ और नून लीग के दोनों ही सियासी मुस्तकबिल के ऊपर असरअंदाज हो सकता है? देखिए, जहां तक बात आप नईम बुखारी साहब की करें, इनके साथ मैंने पनामा केस में भी काम किया है 1 साल सवा साल और उनके साथ ही मामलात में रहा कोर्ट नंबर 1 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जाते रहे। उस वक्त जब मैं भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हुआ करता था तो बात यह कि जो नईम बुखारी साहब का किरदार है और जो उनकी बात है वो 200% दुरुस्त बात करते हैं, 100 से भी ऊपर जाए। उसकी वजह यह है कि देखिए उन्होंने नून लीग के खिलाफ भी वही बात की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से वो बात करते हुए नजर आए। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो घड़ी के हवाले से बात करते हैं तो दुरुस्त फरमाते हैं कि इमरान खान साहब को वो नहीं करना चाहिए था, तोशाखाना वाले मामले में नहीं पढ़ना चाहिए था। और जहां तक वो नाम लेते हैं 2 है बाप का, एक का तो मैं लेना चाहूंगा कि फवाद चौधरी साहब की वो बात करते हैं तो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस नहज पे पहुंचाने के लिए, इमरान खान को इस मामले तक पहुंचाने के लिए भी फवाद साहब का हाथ नजर आता है। और फवाद साहब अब इसीलिए ट्रबल में है क्योंकि उन्होंने मिसमैनेजमेंट की है पॉलिटिक्स में भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। तो अब बात यह है कि जो नईम बुखारी साहब जितनी भी गुफ्तगू की, जितने भी मामलात को डिस्कस किया, मैं समझता हूँ एक हक सच की बात करते रहे और वो कानून का तज़किरा भी करते रहे कि कानून में ये बात उन्हें इजाजत देती थी और ये उनसे गलतियां हुई। जहां तक बात नून लीग की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आप करें कि क्या ये मामलात अब इनके खिलाफ जाएंगे, तो बिल्कुल अगर अक्लो फहम वाला कोई शख्स हो वो उसको गौर से देखे तो मैं समझता हूँ अपने वोट का दुरुस्त फैसला कर सकता है कि उसको ये सोचना पड़ेगा कि मुस्लिम लीग नून ने भी जो गलतियां की वो नईम बुखारी साहब जो बता रहे हैं, इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी जो मामलात वो जिक्र करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त बातें करते रहें और वाकई में उन्होंने जेन्युइन बात जो वाकई सोच के साथ और जीरक एक तजियाकार के तौर पे या कानूनदान के तौर पे वो करते हुए नजर आए, तो उनकी बात की मैं भी किसी हद तक तायद करूंगा कि वो दुरुस्त फरमा रहे थे। जो भी लॉ के रिलेटेड बात करते हुए नजर आए या पार्टीज के रिलेटेड जो बात या करप्शन की बात जो उन्होंने की। नासिर साहब ये भी बताइएगा कि जो राना सनाउल्लाह केस की गिरफ्तारी का भी जो मामला हुआ उस गिरफ्तारी के हवाले से भी उन्होंने जो बातें की, कुछ कहा भी और बहुत कुछ छुपा भी गए। उसमें एक इशारतन उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह साहब की जो गिरफ्तारी हुई थी उसके पीछे शायद पीटीआई इन्वॉल्व नहीं थी बल्कि कुछ और कुव्वतें थी और कुछ साबका रिटायर्ड अफसर थे जो इस तमाम सूरत हाल के पीछे मुलविस थे। आपको लगता है ये भी एक दुरुस्त बात हो सकती है, इशारा हो सकता है, या नईम बुखारी साहब को इस पर मजीद एलैबोरेट करना पड़ेगा? देखिए ये तो नईम बुखारी साहब भी बता सकते हैं कि कौन था। देखिए जब आप इतनी बड़ी बात करते हैं तो फिर उन्हें क्लियर करना चाहिए कि नाम बताने चाहिए कि किसकी बात वो करते हैं। जहां तक बात आप शहरियार अफरीदी की करें तो मैं नहीं समझता कि बेचारे में इतना दमखम था कि वो डायरेक्ट आके इस सारे मामले को इन्वॉल्व करता और सारे मामले के पीछे लग जाता। आपके जबकि पता भी है कि शहरियार अफरीदी को कुछ अरसा ये सारी चीज दी गई और उसके बाद वापस भी ले ली गई, और जो शहरियार साहब के साथ बाद में जो कुछ हुआ वो भी शायद उसी सारे मामले का, जैसे कहा जाता है ना, कंधा इनका इस्तेमाल हुआ। लगता तो नईम बुखारी साहब की बात किसी हद तक दुरुस्त भी है, लेकिन अब क्लियर दोनों ने करना है कि कौन था, कैसे था और किस तरह होता रहा और ये कहाँ प्लान होते रहे। लेकिन जहां तक राना सनाउल्लाह की बात है तो मैं समझता हूँ अगर राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला रहे उनको भी इंफॉर्मेशन होगी, तो अगर तो वो खुद पर्सनल नहीं थे शहरियार अफरीदी के मामले में या सारी जो चीजें होती रही, तो उनको भी सोचना चाहिए कि किसने और किस तरह होगा सारा मामला। तो मैं समझता हूँ इस सारे मामलात में मुनीर साहब आखिर में यही कहता चलूंगा कि तमाम सियासतदानों को ये सोचना होगा, अगर वो चाहते हैं मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की खातिर बात करें, अवाम के लिए और अवाम की खातिर, तो उनने इस बात को सोचना होगा कि सियासतदान को पाकिस्तान के लिए सोचना होगा और एक दूसरे से जो दुश्मनी वाला अंसर है इसको खत्म करना होगा। और उन्हें पता होना चाहिए
कि वो जो टूल बनते जा रहे हैं और जो यूज होते हैं उनकी वजह से आज वो खुद कमजोर हो रहे हैं, ना कि कोई और शख्स या कोई तीसरा फर्द कमजोर हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर साहब, आपने वक्त दिया। हमारे पास प्रोग्राम का टाइम अपने इख्तिताम पे पहुंचा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने मेजबान उनको इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।